अच्छा, कभी सड़क पर चलते हुए भेड़ बकरियों या ऊंटों का कोई बड़ा सा झुंड देखा है और उनके साथ चलते हुए कुछ लोग? कभी सोचा है कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं और इनकी जिंदगी असल में है कैसी? ये जो चैप्टर है ना, ये उन्हीं लोगों की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमारी हिस्ट्री की किताबों में अक्सर कहीं खो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी दुनिया कैसी थी और इस मॉडर्न वर्ल्ड ने, आज की दुनिया ने उनकी जिंदगी को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस सफर पर मेरे साथ चलते हैं। तो आज हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे, इसका एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं ताकि हर बात दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में इन चरवाहों की ट्रेडिशनल लाइफ कैसी थी। फिर हम समझेंगे कि अंग्रेजों के आने से, मतलब कॉलोनियल रूल से क्या क्या बदला। इसके बाद हम देखेंगे कि उन बदलावों का असर क्या हुआ और इन लोगों ने उसका सामना कैसे किया। और आखिर में हम इंडिया से बाहर निकलकर अफ्रीका चलेंगे और वहाँ के मसाई चरवाहों की कहानी सुनेंगे, जिससे हमें ये पूरा मामला और भी गहराई से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से और देखते हैं कि भारत के अलग अलग कोनों में इन चरवाहों की जिंदगी कैसे चलती थी। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये घुमंतू चरवाहे या नोमैडिक पास्टोरलिस्ट्स होते कौन हैं। देखो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये वो लोग हैं जो अपने जानवरों के लिए चारे और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। पर एक बात याद रखना, उनका ये घूमना फिरना रैंडम नहीं होता। ये मौसम के हिसाब से एक बहुत ही सोची समझी, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है। सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ों की। जम्मू और कश्मीर में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है जो भेड़ बकरियां पालते हैं। अब होता क्या है, सर्दियों में जब ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं तो वो नीचे शिवालिक की पहाड़ियों में आ जाते हैं, और जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं और बर्फ पिघलती है तो वो अपने काफिले के साथ, काफिला मतलब उनकी पूरी फैमिली और जानवरों का ग्रुप, वापस कश्मीर वैली की हरी भरी वादियों की तरफ निकल पड़ते हैं। अब देखो, भारत में इनके घूमने के 2 मेन पैटर्न हैं और ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो पहाड़ी चरवाहे हैं जैसे गुज्जर और गद्दी, उनका आना जाना तय करती है बर्फ, मतलब गर्मियों में ऊपर पहाड़ों पर और सर्दियों में नीचे पहाड़ियों पर। वहीं दूसरी तरफ जो पठारी चरवाहे हैं जैसे धनगर, उनका मूवमेंट तय करता है मॉनसून, मतलब सूखे मौसम में वो कोस्टल एरिया की तरफ जाते हैं और जैसे ही बारिश आती है वापस अपने पठार पर लौट आते हैं। है ना कितना स्मार्ट तरीका। अब बात करते हैं पठारों और रेगिस्तानों की। महाराष्ट्र में धनगर और राजस्थान के रायका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चरवाहा कम्युनिटीज हैं। धनगर मॉनसून में पठार पर रहते हैं और फिर कोंकण के किसानों के पास चले जाते हैं। वहां उनके जानवर खेतों को खाद देते हैं और बदले में किसानों से उन्हें अनाज मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम रायका का भी है। ये किसानों और चरवाहों के बीच एक दूसरे के फायदे का रिश्ता। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, एक बैलेंस बना हुआ था। लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अंग्रेजों का शासन, कॉलोनियल रूल ने इन चरवाहों की आज़ाद जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कैसे। अंग्रेजों ने एक एक करके 4 ऐसे कानून बनाए जिन्होंने इन चरवाहों की पूरी दुनिया ही हिला दी। पहला, उन्होंने चरागाहों को वेस्टलैंड यानी बेकार जमीन घोषित कर दिया और उसे खेती के लिए दे दिया। दूसरा, उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट्स बनाए और जंगलों में उनकी एंट्री ही बैन कर दी। तीसरा, उन्होंने इन घूमते फिरते लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स यानी जन्म से अपराधी घोषित कर दिया। और चौथा, उनके हर एक जानवर पर ग्रेजिंग टैक्स यानी चराई का टैक्स लगा दिया। ये एक अंग्रेज अफसर की बात है और इससे ना उनकी पूरी सोच समझ में आ जाती है। वो लोग ये मानते थे कि जानवर चराने से जंगल खराब होते हैं और उनसे मिलने वाली कीमती लकड़ी जैसे साल और देवदार को नुकसान पहुंचता है। उनके लिए जंगल कमाई का जरिया थे, इन लोगों की जिंदगी का आधार नहीं। तो इन नए कानूनों का असर क्या हुआ, चरवाहों की जिंदगी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, चलिए अब ये समझते हैं। नतीजा बहुत ही भयानक निकला। देखो, हुआ ये कि चारागाहों की जमीन कम हो गई, तो जो बची कुची जमीन थी उस पे बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया। ओवरग्रेजिंग से घास की क्वालिटी खराब हो गई। अब जब जानवरों को अच्छा खाना नहीं मिला तो वो कमजोर हो गए, और जब कभी सूखा या अकाल पड़ता तो लाखों की संख्या में ये जानवर मरने लगते। उनकी पूरी जिंदगी का पहिया ही रुक गया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी क्या उन्होंने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। चरवाहे जो होते हैं ना, वो असल में सर्वाइवर्स होते हैं। उन्होंने इस नए मुश्किल दुनिया में जीने के रास्ते खोज निकाले। कुछ लोगों ने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी, कुछ ने नए रास्ते और नए चरागाह ढूंढ लिए,
और बहुत से लोगों ने खेतीबाड़ी या मजदूरी जैसे दूसरे काम शुरू कर दिए। अब अपनी सोच का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये जो कहानी हमने अभी पढ़ी, ये सिर्फ भारत की नहीं थी, अफ्रीका में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, और वहाँ के मसाई चरवाहों की कहानी इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। मसाईलैंड एक बहुत बहुत बड़ा इलाका था, लेकिन 1885 में यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका को एक केक की तरह आपस में बांट लिया और मसाईलैंड के ठीक बीच से एक लकीर खींच दी। एक हिस्सा बन गया ब्रिटिश केन्या और दूसरा जर्मन टांगानिका। इतना ही नहीं, उनकी सबसे अच्छी और हरी भरी जमीन उनसे छीन ली गई और वहां बना दिए गए नेशनल पार्क्स जैसे सेरेंगेटी नेशनल पार्क, और इन पार्क्स में मवेशी चराना सख्त मना था। और ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। मसाई लोगों ने अपनी लगभग 60% जमीन खो दी। सोचिए, उनकी 60% जमीन उनसे छीन ली गई और उन्हें धकेल दिया गया सूखी और बंजर जमीन की तरफ, जहां ना तो ज्यादा बारिश होती थी और ना ही अच्छा चारा था। अब जरा सोचिए कि जब आपको एक छोटी सी जगह में बंद कर दिया जाए और फिर सूखा पड़ जाए तो क्या होगा। मसाई लोगों के साथ बिल्कुल यही हुआ। 1930 में उनके पास 7,20,000 मवेशी थे, लेकिन 1933 और 34 में सिर्फ 2 साल के सूखे में उनके आधे से ज्यादा जानवर भूख से मर गए। क्यों? क्योंकि अब वो चारे की तलाश में कहीं और जा ही नहीं सकते थे। चलिए, अब फटाफट से वो सारे पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन पर तो स्टार मार्क लगा लो। इन वर्ड्स और लॉज को अच्छी तरह याद कर लेना। घुमंतू चरवाहा की परिभाषा, बुग्याल मतलब पहाड़ों के ऊंचे घास के मैदान, भाभर मतलब पहाड़ों के नीचे सूखे जंगल, और काफिला मतलब चरवाहों का ग्रुप। वो चारों कॉलोनियल कानून तो रट ही लेना। और ये डेट 1885 जब मसाईलैंड का बंटवारा हुआ, और ये फैक्ट कि उन्होंने 60% जमीन खो दी, ये बहुत जरूरी है। चलो, अब कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जो आपके दिमाग की बत्ती जलाएंगे। इससे पता चलेगा कि आपने चैप्टर को रटा है या समझा है। इन सवालों पर जरा सोचिए। पहला, चरवाहों का घूमना उनके लिए और एनवायरनमेंट दोनों के लिए एक स्मार्ट मूव क्यों था? दूसरा, अंग्रेजों को ये घूमते फिरते लोग एक प्रॉब्लम क्यों लगते थे? और तीसरा, इंडिया के फॉरेस्ट एक्ट्स और अफ्रीका के गेम रिजर्व्स, इन दोनों का चरवाहों पर असर एक जैसा कैसे था? अगर आप इनके जवाब दे पाए, मतलब आपको चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अब आते हैं उस एक पॉइंट पर जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं और एग्जामिनर को ये बात पता होती है। चलो, इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। याद रखना, आरक्षित वन और संरक्षित वन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक चीज नहीं है। रिजर्व्ड मतलब कंप्लीटली रिजर्व्ड, नो एंट्री। ये वो जंगल थे जहां कीमती लकड़ी होती थी। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में परमिट लेकर कुछ रूल्स के साथ थोड़ी बहुत चराई की इजाजत थी, लेकिन मूवमेंट बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड था। ये अंतर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए, अब पूरे चैप्टर का एक क्विक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करते हैं, सारे मेन पॉइंट्स एक ही जगह। तो पूरी कहानी क्या है? पहले जिंदगी में एक बैलेंस था। चरवाहों का घूमना एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा था। फिर आया कॉलोनियल तूफान, जिसने 4 बड़े कानूनों से सब कुछ बिगाड़ दिया। नतीजा, बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन चरवाहों ने हार नहीं मानी और खुद को नए हालातों में ढाल लिया। और ये सिर्फ इंडिया की नहीं, बल्कि मसाई जैसी ग्लोबल कहानी है, जो दिखाती है कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड ने ट्रेडिशनल लाइफ को बदल दिया। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि क्या ये चरवाहे बस गुजरे जमाने की एक निशानी है? क्या उनका जमाना अब खत्म हो गया है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये वो लोग नहीं है जिनकी मॉडर्न वर्ल्ड में कोई जगह नहीं। सच तो ये है कि उन्होंने समय के साथ खुद को बदला है। वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं और आज भी खासकर सूखे और पहाड़ी इलाकों के एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। उनकी कहानी हार की नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़ने, खुद को बदलने और जिंदा रहने की कहानी है।